Hello student, welcome back for online classes. Okay, today again we are solving some problem related to इक्विडिविजन लेमा. इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में इक्विडिविजन लेमा पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे. बेटा आज हम वही क्वेश्चन लेते हैं, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं जो कि बेस्ड ऑन है इक्विडिविजन लेमा पे. तो आते हैं आज के सेकेंड वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं. Using equidivision lemma, so that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. बेटा सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन. जैसा कि तुम देख रहे हो इक्विडिविजन लेमा में हम दो इंटीजर की बात करते हैं a और b. तो आपने पढ़ा था अगर a और b दो इंटीजर हो इस तरह से हो कि a अपन b हो रहा हो, अर्थात a जो है b से डिविजिबल है, उस केस में आपको दो होल नंबर मिलते हैं, दो होल नंबर q और r सच दैट a इक्वल टू b q प्लस r. बेटा ये सब इक्विडिविजन लेमा में पढ़ाया गया था और साथ ही साथ ये भी बताया गया था जो r वैल्यू रिमाइंडर होता है उसकी जो वैल्यू होती है 0 या 0 से बड़ा लेकिन लेस देन b होता है. अर्थात जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू b माइनस 1 तक हो सकती है. बेटा इसको हम लगाते हैं. तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन में जरा देखो, उसमें कह रहा है कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो हम क्या मान लें कि हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर a है और यहाँ पे b को क्या मानना है. इससे पहले बेटा b को हम 3 लेते थे, कभी 2 लेते थे. अब बहुत बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पे m के बगल में 9 है तो b इक्वल टू 9 लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करना. आपको याद रखिए यहाँ b इक्वल टू 9 नहीं लेना है, b को 3 लेना है. ठीक है, क्योंकि इससे पहले देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 बताया गया था. ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे b बराबर 3 लेना है, यही इसका ट्रिक है. तो समझ जाओ b यहाँ 3 लेना है. तो सबसे पहले हम मान लेंगे तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो आप लोगे ही. उसके बाद a को कौन डिवाइड करता है, 3 ना. क्यों करेगा, आप तो सोचोगे सर इससे पहले यहाँ 3 थे तो 3 लिखते थे, यहाँ 9 तो 9 लिखेंगे. नहीं, यहाँ आपको 3 ही लिखना है, क्योंकि फर्दर जो a होगा अभी इसका मुझे होल क्यूब करना है. उसके बाद मुझे चेक करना है जो a का क्यूब होगा या तो 9m जैसा दिखेगा या तो 9m प्लस 1 जैसा दिखेगा या 9m प्लस 8 दिखेगा. इसके बाद देखते हैं. तो याद रखना बच्चों यहाँ पे b जो है 3 लेना है ना कि 9 लेना है. एक बार और मैं रिमाइंड करा कर हूँ. तो क्या लिखूंगा, ऑन डिवाइडिंग a बाई 3, मतलब a को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं. तो लेट मान लेते हैं क्वोशन. बेटा ये क्वोशन को क्यों मानो, कोई दिक्कत नहीं है. लेट क्वोशन बी q और रिमाइंडर क्या है r है, एंड रिमाइंडर बी r. देन फ्रॉम इक्विड डिवीजन लेमा b है. बेटा क्या बताते हैं, a इक्वल टू b क्यूब. यहाँ b क्या है 3 क्यूब प्लस 1, वेयर जहाँ r की जो वैल्यू होगी बेटा होगी 0 हो या 0 से बड़ा हो लेकिन लेस देन क्या होगा 3 होगा. अर्थात यहाँ बगल में सकते हो दैट इज r इक्वल टू 0, 1, 2. ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो सॉरी 3q प्लस r होगा, a इक्वल टू 3q प्लस r. अब क्या करो बेटा, इसको अरेंज करता हूं. अब दोनों तरफ होल क्यूब करो. क्यों होल क्यूब करो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ना द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो यहां से पता चल रहा है आपको पहले होल क्यूब करना है. होल क्यूब करो, a का क्यूब इक्वल टू होगा 3q प्लस r का होल क्यूब. एक बार और मैं रिमाइंड कर दूं कि जहां r की वैल्यू क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा. क्योंकि बेटा r जो लाइक कर रहा है 0 या ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, इट मीन दैट r की वैल्यू मे बी 0, 1, 2. एक काम करो बेटा जरा इसको एक्सपेंड करो, तब हम केस लेके चलेंगे. केस 1, केस 2, केस 3. केस 1 फॉर 0, केस 2 फॉर r इक्वल टू 1 एंड केस 3 फॉर r इक्वल टू 2. दिस इंप्लाइज दैट a का होल क्यूब इक्वल टू. अच्छा कैसे यार a का होल क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो यही है. सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारा पॉजिटिव इंटीजर a था यानी होल क्यूब पहले करना पड़ेगा. तो देखो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये पावर 3 है. ये होगा 3q का होल क्यूब प्लस r का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3q इंटू r और ब्रैकेट में 3q प्लस r. क्या होता है फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू 3ab, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. ठीक है,
आप चाहो तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला देख सकते हैं, क्लास 9 की बुक में मिलेगा आपको। ए क्यू इक्वल टू, बेटा ध्यान दो, ये 27 क्यू का पावर 3 होगा, ये आर का पावर 3 होगा। ध्यान दो, 3 3 जा 9 क्यू आर होगा और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस आर होगा। इसको और सिंपल करो, देखो ए क्यू इक्वल टू अब होगा 27 क्यू के पावर 3 प्लस आर का पावर 3 और प्लस 27, देखो 9 क्यू आर से जब 3 क्यू मल्टीप्लाई करेगा ना तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू आर और प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर, 9 क्यू आर स्क्वायर। थोड़ा सावधानी से लिखिएगा, चाहो तो इसको रेक्टेंगल बॉक्स में भी रख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ से बेटा हम केसेस लेके चलेंगे। पहला केस व्हेन आर इक्वल टू 1, देखो फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट व्हेन आर इक्वल टू 0, सॉरी पहले आर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। देयरफॉर या देन लिख दो ए क्यू इक्वल टू, जहाँ आर है वहाँ 0 रखते हैं। देखो बेटा 27 क्यू पे पावर 3 होगा प्लस, देखो आर का क्यूब यानी 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होगा और यहाँ आर का वैल्यू 0 होगा तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 क्यू इंटू आर स्क्वायर, जब आर स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 0 इंटू 9 क्यू भी 0 होगा। कुल मिला के तुम देखोगे ए क्यू इक्वल टू होगा 27 क्यू पे पावर 3। बेटा इसको तुम ऐसे सेट करो, 9 बाहर रखो, अंदर 3 क्यू करो। और ये बताओ अगर मैं इसको यम मान लूं कुछ देर के लिए तो ये 9m हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, ए क्यू जो होगा 9m के बराबर है, जहां यम बराबर क्या है 3 क्यू पे पावर 3 है। आगे लिखना इज एन इंटीजर, ये बेटा जो ये भी तो इंटीजर होगा, कॉमा लगाने के बाद m बराबर 3 क्यू पे पावर 3 विच इज ए इंटीजर। इस तरह से आपने क्या देखा, जो ए क्यू है वो हमने किस रूप में आया 9 पे पावर 9m हुआ, सॉरी 9m हुआ। ध्यान देना, जहां कॉमा लगा देना m इज एन सम इंटीजर, m इज क्या है सम इंटीजर। और बताओ मैंने m की वैल्यू क्या माना, हमने m की वैल्यू यहाँ माना 3 क्यू की पावर 3। तो इस तरह से आपने देखा, प्रूफ करना था कि जो क्यूब आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो 9m होगा या तो 9m प्लस 1 होगा या तो 9m प्लस 8 होगा। उसमें से केस नंबर 1 लेके चलने पे ए क्यू बराबर क्या है 9m। अब हमारे पास दो केसेस हैं, दूसरा केस होगा आर इक्वल टू 1, वहां देखते हैं ए क्यू बराबर क्या होता है, 9m होता है कि 9m प्लस 1 होता है कि 9m प्लस 8 होता है। और फिर थर्ड केस लेके चलेंगे व्हेन आर इक्वल टू 2। आइए बच्चों देखते हैं 1 बाई 1। व्हेन आर इक्वल टू 1, दिस इज द केस नंबर 2। बेटा जहां आर होगा वहां 1 रखना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो 27 क्यू पे पावर 3 होगा, यहाँ आर की वैल्यू 1 रखो तो 1 का क्यूब क्या देगा 1 देगा। देखो यहाँ से आर की वैल्यू 1 रखोगे तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1, ये 27 क्यू स्क्वायर होगा, 27 क्यू स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ आर की वैल्यू 1 रखोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी 9 क्यू होगा। अब थोड़ा इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग ये करो कि ए क्यू बराबर लिखो 27 क्यू के पावर 3 और प्लस 27 क्यू का पावर 2 और प्लस 9 क्यू, इसको एक साथ रखो और आगे प्लस 1 लिखो। अब ध्यान दो, इन तीनों टर्म में सिर्फ 9 कॉमन लीजिए, कॉमन तो क्यों भी है लेकिन जितना मतलब किया जा रहा है उतना ही कॉमन लेना है। तो एक केस 2 था बेटा जिसको हम अरेस्ट कर दे रहे हैं, ऊपर का लाइन अरेस्ट करना है, ये बीच वाला लाइन रेक्टेंगल बॉक्स में दे देते हैं ताकि मैं इसको देखकर केस नंबर 3 लिख सकूं, ठीक है ना। ध्यान देना केस 2, ठीक है। यहाँ भी तो देखो, तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू इक्वल टू, अब बेटा मैंने यहाँ से तीनों टर्म से बस 9 कॉमन लिया है, सिर्फ 9 ही कॉमन लेना। तो ये होगा 3 क्यू के पावर 3 प्लस बेटा ये होगा 9 3 27, 3 क्यू का पावर 2 और देखो ये 9 निकल जाए सिर्फ क्यू बचेगा और ये प्लस 1। बेटा इसको अगर हम यम सोच लें कुछ देर के लिए तो ये 9m प्लस 1 होगा, जहां आपको वेयर लिख देना m को बराबर क्या है बताओ 3 क्यू पे पावर 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और कॉमा लगा देना इज सम इंटीजर है और इज इंटीजर रिलेशन को सम लगा ना लगाओ, मतलब कोई ना कुछ इंटीजर देगा ही देगा, क्योंकि क्यू इंटीजर है तो ये ओवरऑल इंटीजर ही देगा। इस तरह से आप देखो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 9m प्लस 1 हो गया, ठीक है। वेयर m इज सम इंटीजर, फिर लिख देना वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है ना। तो इस तरह से द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो उसका फॉर्म 9m आ रहा है या तो 9m प्लस 1 आ रहा है। तो हमने केस नंबर 1 देखा, केस नंबर फर्स्ट देखा जब r इक्वल टू 0 पे आया 9m, केस नंबर 2 व्हेन r इक्वल टू 1 पे आ रहा है 9m प्लस 1, ठीक है। अब हम देखेंगे केस नंबर 2 जो कि लास्ट है। तो फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बीच वालों को मैं जानबूझ कर नहीं इरेज करता कि मैं इसको देख कर आर क्यू रिपोर्ट करूँ। तो बेटा ये केस नंबर 2 तक हो गया।
देखो केस नंबर 3, वेन, आपको इसको दोबारा नहीं लिख रहा, आपको आप इसको देख रहे हो ना, जब मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। वेन आर इक्वल टू 2, डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए A2 बराबर, जहाँ आर है वहाँ पुट करो ना 2, आर को मान दो, यहाँ देखो डायरेक्ट लिखना 27 क्यूब पे पावर 3, अगर 2 का पावर 2 रखो, 2 का पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। यहाँ देखो आर का मान 2 रखो, 27 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये 54 होगा, 54 क्यू स्क्वायर होगा। अब प्लस बेटा यहाँ आर का मान 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 क्यू। बेटा ऐसा नहीं है कि आपको दिखाना पड़ता, आप क्लास 10 में चले गए हो ना, तो आप उस चीज को डायरेक्ट कर सकते हो, फिर वही काम करो। तो ध्यान से देखो, यहाँ 27 क्यू की पावर 3 है, पहले क्यू वाले टर्म को पहले इकट्ठा कर दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, तो देखो ए क्यू इक्वल टू पहले 27 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू का पावर 2 प्लस 36 क्यू, इसको ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ प्लस 8। देखो जो तुम प्रूफ कर रहे हो ना, उसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन था वो क्या था, 9m प्लस 8 था। देखो अगर मैं यहाँ सिर्फ 9 कॉमन ले लूँ तो बीच में कुछ ना कुछ टर्म मिलेंगे जो क्यू के रूप में होंगे, उसको मैं m मान लूंगा, तो ये फर्दर बनेगा a q इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इज द सम इंटीजर। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ना कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। आइए देखते हैं। ये तो बेटा तुम लिख लिए थे, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ 2 लाइन, मैं बीच वाले लाइन को जानबूझ के अरेंज नहीं कर रहा था कि मैं इसी को देख करके सब लिख रहा हूँ। दिस इंप्लाइज दैट a2 इक्वल टू, बेटा सिर्फ 9 ही कॉमन लेना, यहाँ कॉमन उतना ही लेते हैं जितना वो जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 9 हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या है 3 क्यू के पावर 3 प्लस ये 6 हुआ ना, 6 क्यू स्क्वायर देख लीजिएगा प्लस 4 क्यू, और ब्रेक बगल में क्या है 8 है। अब इसी को बेटा हम ये मान लेते हैं, ए क्यू इक्वल टू, हर बार m चेंज हो रहा है, देखिए m क्या है, इंटीजर ही तो है, जहाँ m ये कॉमन मतलब यह समझो, वेयर m इक्वल टू है 3 क्यू के पावर 3 और प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू, विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर, जो कि सब के सब क्या इंटीजर है। तो अब इसको अरेंज कर, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, इंटीजर 10 या देयरफॉर या दिस इंप्लाई जो भी लिखते हो, दिस इंप्लाई a q इक्वल टू, इसमें क्या आ गया 9m प्लस 8। बेटा अब कंक्लूजन लिखो, हम प्रूफ कर लिए हैं 10। इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ लिखा ना कॉमन लगाकर वेयर m इज सम इंटीजर, ये लिखना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में, यहाँ m बराबर ये था, ठीक है 10। इस प्रकार कंक्लूजन लिखो 10, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान देना एनी पॉजिटिव, ये क्वेश्चन से लिख सकते हो देखकर, सो दैट घटा के बाकी लिख दो, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, बेटा क्या है, या तो 9m है या 9m प्लस 1 है या 9m प्लस 8 है, ये प्रूफ करना था क्या, हाँ ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, नीचे लिख देना है प्रूफ, यही से करना था। आई थिंक बेटा आप समझ गए होंगे। अच्छा इसमें इस सवाल में हमने क्वेश्चन को क्यू ही लिया, m नहीं लिया, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा तो एक्सप्रेशन क्यू में ही चल रहा था, लेकिन बाद में हमने उस क्यू वाले एक्सप्रेशन को m माना था, जो कि बिल्कुल हमारे क्वेश्चन से मैच कर जा रहा है, ठीक है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन क्यू लेना है कि m लेना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integer। बेटा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बच्चे ना क्या करते हैं कि इसको जनरल तरीके से लगाते हैं। आपको इसको ना यूक्लिड डिवीजन लेमा से लगाना है। देखो ये n plus 1 n plus 2 क्या है, ये तो कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव 3 नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, या रफली समझो ना 1 2 3, n कमांड रखो 1 2 3, n कमांड 2 रखो तो 2 3 4 आएगा, तुम चेक कर लो, n कमांड 2 यहाँ 3 यहाँ 4, जब n कमांड 3 रखोगे 3 4 5 आएगा, तो तुम क्या देख रहे हो ऐसे 4 5 6 5 6 7, तो तुम देखोगे 1 2 3 में सिर्फ ये जो टर्म है 3 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 1 नहीं डिविजिबल है 3 से, 2 भी नहीं है, सिर्फ 3 जो है 3 से डिविजिबल है। 2 3 4 में ये बीच वाला 3 जो है डिविजिबल है, 3 4 5 में आगे का नंबर डिविजिबल है 3 से, 4 5 6 में किनारे का जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, 5 6 6 7 में बीच का जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, ऐसे 5 6 7 6 7 8 ये वाला। तो ये तो जनरल तरीके तो समझ में आ ही गया है कि
कि या तो n+1 n+2 में कोई एक संख्या जो 3 से डिविजन होगा, लेकिन इसको हम कैसे लगाना है, इसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से लगाना है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे लगाएंगे। बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग जनरली 2 नंबर ढूंढते हैं, ए और बी। ए को पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, अब बी हमारा क्या होता है, एक ऐसा नंबर होगा, कभी इसको हम 2 रखते हैं, कभी इसको 3 रखते हैं। तो देखो सोचो, यहाँ पे बेटा तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन हम ना एक को पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे, हम यह लेते हैं। कैसे जाना, क्योंकि यहाँ देखो लास्ट वाला लाइन पढ़ो, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ एनी पॉजिटिव इंटीजर है वही हमारा ए है। तो थोड़ा रट्टे का भी एक तरीका होता है कि ए लिखना है कि n लिखना है। तो आप मानना लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में n को एनी पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है, ठीक है ना। तो आप n मानोगे ना कि a मानोगे। तो देखो लेट n बी n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव, ये फॉर्मेलिटी लिखना पड़ता है, पॉजिटिव इंटीजर। और पृष्ठा पर लिखो, अब n को कौन डिवाइड करेगा, बी। अब बी यहाँ क्या दोगे, देखो डिविजन बाई 3, यानी यहाँ बी जो है 3 है। वैसे भी ए और बी जब लेते थे तो बी क्या करता था, ए को डिवाइड करता था। तो यहाँ डिवाइड करने वाला नंबर कौन है बेटा, 3 है। तो ट्रिक है ना, यानी इस ट्रिक से ये समझ में आ रहा है बी को 3 रखना है। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, इसको डिवाइड n को किससे, 3 से। लेट मान लेते हैं n जो है, n को 3 डिवाइड कर रहा है, उसके लिए रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की रिमाइंडर r है। तो लेट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन क्या है मान लो q है, और रिमाइंडर क्या है, वो फॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा, एंड रिमाइंडर भी r। देन फ्रॉम, देन बेटा क्वेश्चन q का रिमाइंडर r है, ठीक है। देन फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेटा ऊपर की लाइन में अरेंज कर दे रहा हूं, मुझे याद है क्वेश्चन। वी हैव, ए नहीं होगा n होगा, बी क्यू, यहाँ बी किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी को ही तो 3 बोला जा रहा है, 3 हो जाएगा और क्यू प्लस आर हो जाएगा, 3q प्लस आर। बेटा सोचो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यहाँ a जो है n को रिप्रेजेंट कर रहा है, b यहाँ 3 को रिप्रेजेंट करेगा, q ही है, r है। जहाँ r क्या होगा, r लाइज बिटवीन 0 से बड़ा और लेस देन 3 होगा, अर्थात अर्थात r बराबर होगा दैट इज 0, 1, 2, 2 तक जाएगा। ठीक, इस तरह से बेटा ध्यान दो कि 3q प्लस r है। अब हम केस लेके चलेंगे, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन r बराबर 0, जब r बराबर 0 करोगे देन तब तुम ध्यान दो r की वैल्यू क्या होगी, सॉरी n की वैल्यू क्या होगी, देन यहाँ लिख दे रहे हैं, देन n इक्वल टू होगा 3q प्लस 0, इट गिव्स 3q। इस तरह से देखो n की वैल्यू 3q हुआ। नाउ अब देखो n बराबर 3q हुआ, ये बराबर लिख दे रहे हैं, दिस n इक्वल टू 3q। अब देखो अब करना क्या है, हमको ये साबित करना है जो पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव जो n है, या तो n 3 से डिविजन होगा, या तो n+1 3 से डिविजन होगा, या तो n+2, n+n+2। एक काम करो, केस नंबर 1 अभी तक यहाँ पहुंचे है ना, अब जो है ना हम बकायदे n की वैल्यू, फिर n+1 की वैल्यू और फिर n+2 की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजन होगा। तो आप देखो कि इसमें से कोई एक ही जो नंबर होगा 3 से डिविजन होगा, यानी n बराबर 3q है, और यहाँ से n की वैल्यू 3q प्लस 1 है, और यहाँ से n की वैल्यू 3q प्लस 2 है। अब आप बताओ क्या n यानी 3q 3 से डिविजन है, कि n+1 यानी 3q प्लस 1 3 से डिविजन है, कि n+2 यानी 3q प्लस 2 3 से डिविजन है। तो आप ध्यान से देखोगे इसमें से सिर्फ एक ही नंबर जो है ये जो डिविजन बाई 3 है। इस तरह से तो साबित तो हो ही गया कि या तो n 3 से डिविजन होगा, या तो n+1 3 से डिविजन होगा, या तो n+2। तो केस नंबर फर्स्ट में आप देखोगे ये जो पहला एक्सप्रेशन n बराबर 3q है, यानी n जो है 3 से डिविजन है। अब आते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2 ले चलते हैं। ध्यान देना हर बार जो है बेटा n बराबर जो होगा 3q प्लस r के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। जब r का मान 0 था तो हमने ये पाया कि सिर्फ n बराबर 3q जो है डिविजन है, बाकी ये दोनों डिविजन नहीं है। अब केस नंबर 2 ले लो, चलो मैं यही लिख दे रहा हूँ, केस नंबर 2, जब n बराबर सॉरी r बराबर 1 हो, देन तब n बराबर क्या होगा, देखो 3q प्लस 1 होगा, 3q प्लस 1 होगा।
ठीक, अब क्या करो, अब फर्दर हम n चेक करेंगे, फिर n+1 चेक करेंगे, फिर n+2 चेक करेंगे, देखेंगे कौन कट रहा है, ठीक है ना, देखते हैं। तो नाउ ये बेटा ये केस नंबर 1 था और केस नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यानी नाउ n बराबर देखो क्या है, फिर n+1 इक्वल टू देखो क्या है, फिर n+2 देखो क्या है। देखो n क्या है, ये है 3q + 1 है, 3q + 1 है, यानी और ये देखो ये 3q + 1 + 1 है और ये 3q + 1 + 2 है, ठीक है। इट गिव्स 3q + 2 और ये होगा 3q + 3। तो ध्यान से देखो बेटा, ये 3q + 1 है, ये 3q + 2 है, ये 3q + 3 है। अगर मैं देखो ये तो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि +1 है, ये 3q + 2 है, यहाँ +2 है। अगर मैं इन दोनों में 3 कॉमन ले लूं तो q + 1 होगा, अर्थात ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया ना। तो हम कह सकते हैं इज डिविजिबल बाय 3 है। तो तुमने क्या देखा सेकंड केस में, सेकंड केस में हमने ये देखा कि n+1 में सिर्फ n+2 जो है 3 से डिविजिबल है। पहले केस में हमने ये देखा सिर्फ n जो है 3 से डिविजिबल है। तो केस नंबर 1 केस नंबर 2 से ये साबित हो रहा है कि किसी समय या तो n 3 से डिविजिबल होगा, या तो n+2 डिविजिबल होगा 3 से, या तो n+1 डिविजिबल होगा। तो हमने तो साबित कर दिया केस नंबर फर्स्ट में n से 3 डिविजिबल है, और सेकंड केस में ये साबित हुआ कि n+2 जो है 3 से डिविजिबल है। अब तीसरे केस में देखते हैं क्या डिविजिबल होता है, ठीक है। तो केस नंबर 3 जब r का मान ना 1 रखोगे, तो जब r का मान 1 रखोगे देन तब n बराबर होगा जो कि 3q + r था ना, तो 3q + 1 हो जाएगा। बेटा तुम लोग समझ गए शायद 0 1 2 नहीं बेटा, केस नंबर थर्ड में r को वही रखेंगे क्योंकि केस नंबर फर्स्ट r बराबर 0 था, केस नंबर सेकंड r बराबर 1 था, और केस नंबर थर्ड r बराबर 2 था, सही तो है। तब ये 3q + 2 होगा, 0 1 2 सही है। अब बेटा अब हम n भी निकालेंगे, फिर n+1 भी निकालेंगे, और फिर n+2 भी निकालेंगे। बेटा n के जगह पे क्या लिखोगे, 3q + 2 n+1 3q + 2 और +1, फिर बाद में भी ऐड करेंगे, और n+2 यानी 3q + 2 और +2। थोड़ा इसको सिंपल करो, ये तो 3q + 2 सिंपल होगा नहीं, हाँ बीच वाला जो होगा 3q + 2 +1 ये सिंपल होगा, ये 3q + 3 होगा, और 3 जब कॉमन लोगे तो ये q + 1 हो जाएगा। जबकि 3q + 2 को लिखोगे 3q + 4। तब देखो इसमें से कौन सी संख्या जो 3 से कट सकती है। पहला तो गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि +2 है, +2 नहीं रहता तो सोचते हैं 3 से कटता है, यानी n इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सेकंड वाला देखो n+1 जो कि सॉल्व करते करते पहुंचे 3 आप q + 1, ये यानी मल्टीपल ऑफ 3 हो गया ना, इसका मतलब है इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ लिख दीजिएगा इज डिविजिबल बाय 3। तो बेटा तुम क्या देख रहे हो, ये जो सेकंड n+1 है, सेकंड मतलब सेकंड वाला है n+1 इज डिविजिबल बाय 3 है, जबकि थर्ड वाला देखो 3q + 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से हमने ये साबित किया कि आउट ऑफ n या n+1 या n+2 इन तीनों में से कोई एक संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। तो 10 ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब थोड़ा कंक्लूजन लिखते हैं, आई थिंक आप इसको लिख चुके होंगे बेटा, ऐसा समझ चुके होंगे। अब लिखो 10। अब क्या करो, जो क्वेश्चन है ना उसी स्टेटमेंट को सो दैट वाला टर्म है उसको हटा दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में 10 1 and only 1 1 and only 1 1 and only 1 out of n comma n+1 comma n+2 is what divisible by 3। बेटा यही सिद्ध करना था, नीचे लिख देना हेंस प्रूफ। ओके बेटा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सो सेम टू सेम है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा जो एक बार और इसकी तैयारी कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन के एग्जाम इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ओके चलिए क्वेश्चन बेटा, सो दैट 1 and only 1 out of n comma n+2 comma n+4 डिविजिबल बाय 3 where n is any positive integer। बेटा इससे पहले ही वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ n+2 n+4। इससे पहले n था, n+1 था, n+2 था। चलिए देखते हैं, सेम ऐसे लगाएंगे। अब आप जान ही गए होंगे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या लेना है, a लेना है, नहीं n लेना है, a नहीं लेना है, ठीक है। तो और b की जगह पे 3 लेना है, फिर इंक्लूड डिविजन लेमा लगाना है। लिखते हैं तो समझ ही गए होंगे। लेट a be any positive integer, फिर वही काम लेट a be any
पॉजिटिव इंटीजर, फिर लिखोगे अनडिवाइडिंग a/3 लेट, मतलब a को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं क्वेश्चन क्या q है, ले क्वेश्चन b q और रिमाइंडर आ रहा है। एंड बेटा a नहीं मानो n मानो, ठीक है ना, मैंने n बोला था सॉरी। एंड रिमाइंडर b, तो यहाँ n लिखना पड़ेगा ना। एंड रिमाइंडर b क्या होगा, r मान लिया। देन फ्रॉम इक्विड डिवीजन लेमा, इक्विड्स डिवीजन लेमा। बेटा इसे ऑब्जर्व करो, मैं जब लिख रहा हूँ ना तो एक फॉर्मेट यानी टेम्पलेट के ऊपर लिख रहा हूँ। इट मीन दैट मैंने अब तक क्वेश्चन में लिखने के जो तरीके हैं उसको मैंने चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं है। एज ए टीचर हम लोग कई तरीके होते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो सोचते हैं कि बच्चों को एक ही तरह से लिखना सिखाएं, क्योंकि बच्चा जैसे क्वेश्चन को लिख चुका है, फिर दूसरे क्वेश्चन उसी फॉर्मेट को लिख चुका है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो आप भी ना जब भी आप स्टडी करो ना तो जिस फॉर्मेट में आप लिखो हर बार उसी फॉर्मेट लिखने का प्रयास करें। नहीं तो आप जैसे बुक किताब को अगर चेंज करोगे ना तो अदर राइटर का देखोगे ना थोड़ा चेंजेज हो जाता है, तो बच्चा स्टेटमेंट में फंस जाता है, सोचता है कि यार हम सही लिखे हैं कि किताब वाला सही है, या हमारे ट्यूशन का टीचर सर सही बताए हैं कि स्कूल सर सही बताए हैं। देखो सबका सही होता है, तो बेहतर ये है कि आप किसी एक फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। फ्रॉम इक्विड डिवीजन लेमा क्या होगा, वी है लिख सकते हैं n बराबर बी क्यू, यहाँ b3 है, क्वेश्चन q है, अब प्लस रिमाइंडर r है। वेयर बेटा कामा मतलब यहाँ वेयर है, वेयर r की जो वैल्यू होगी वही बात है 0 या 0 से बड़ा और लेस देन 3, अर्थात नीचे लिख सकते हैं, जहाँ इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो r की जो वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 तक नहीं होगा। तो फिर बेटा वही काम करेंगे, केस नंबर फर्स्ट व्हेन r इक्वल टू 0, और उसके लिए फिर हम n+2 n+4 चेक करेंगे। देखते हैं कि या तो n 3 से कटेगा, 3 से डिविजन होगा, या तो n+2 3 से डिविजन होगा, या तो n+4 डिविजन होगा। एट वन टाइम कोई एक ही होगा, तो चेक करते हैं। तो पहले हम ऊपर का लाइन 2 लाइन अरेंज करते हैं, लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट व्हेन जब r बराबर 0, तब क्या होगा बेटा, देखो तब n बराबर होगा 3q + 0, यहाँ r = 0, यहाँ से 3q आएगा। इस तरह से हमने देखा n बराबर 3q आ गया। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नाउ चेक करते हैं n+2 और n+4, देखते हैं कौन जो है 3 से डिवाइड होगा। तो n की जगह पे 3q है, अब ये हो जाएगा 3q + 2, अब ये हो जाएगा 3q + 4। अब आप सोचो, ये बताओ इसमें से कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजन हो रहा है, क्या n हो रहा है कि n+2 हो रहा है कि n+4? तो आप देखोगे ना n ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है, तो हम कहेंगे कामा लगा दो, इज डिविजिबल बाय 3। ये हमारा पहला केस है। एट वन टाइम या तो n डिविजन होगा 3 से, या तो n+2 होगा, या तो n+4, कोई तीनों में से कोई एक ही होगा किसी समय, ठीक है ना। तो केस नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा n बराबर 3q, यानी n जो है डिविजिबल बाय 3 है। अब केस नंबर सेकंड लो, नाउ केस नंबर सेकंड, जब r = 1, तब n बराबर, बेटा जहाँ जिसे n बराबर मैं एक बार यहाँ रिमाइंड करा दूँ, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ बेटा, n बराबर क्या, तो 3q + r, याद रखो, ठीक है ना। तो ये बताओ जब r का मान 1 रखोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब एक बार और लिखेंगे, n बराबर देखो क्या है, यही है, n+2 बराबर देखो क्या है, और n+4 बराबर देखो क्या है। बेटा n तो वही लिखोगे 3q + 1, और n+2, पहले n लिखो ना, n जो है 3q + 1 है, फिर बाहर +2 जोड़ोगे इसमें, अभी हम जोड़ के बताएंगे क्या रहा। और n क्या है, फिर देखो 3q + 1 है और +4 है। इसको और सिंपल करो बेटा, इसको तो सिंपल नहीं कर पाओ, तो सिंपल ही है 3q + 1 + 2, जो कि होगा 3q + 3, जब ब्रैकेट खोलोगे तो। अब फर्दर तुम देखो, इसमें 3 और 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हो तो q + 1 होगा। यहाँ से देखो 3q + 1 और +4, ध्यान देना ये +1 है, ये q है, तो 3q + 1 + 4, यानी ये होगा 3q + 5। अब तुम ये बताओ क्या n जो है, ये जो n 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3q + 1 है। जो n+2 है, सिंप्लीफाई करने पर 3 टाइम्स q + 1, यानी 3 का ये मल्टीपल है, अर्थात यही जो नंबर है इज मल्टीपल ऑफ, इज डिविजिबल बाय 3 है, सॉरी, यानी इतना इज
डिविजिबल बाई 3। बेटा ध्यान देना, ये डिविजिबल बाई 3 है, यहाँ थोड़ा एडजस्ट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है ना। यानी जो सेकंड टर्म n+2 है इज डिविजिबल बाई 3 है, जबकि ये n+4 में डिविजिबल बाई 3 नहीं है, क्योंकि 3q+5 है। तो तुम क्या देख रहे हो, केस नंबर सेकंड में अब n+2 जो है 3 से कट रहा है, और केस नंबर फर्स्ट में n जो है 3 से कट रहा था। तो एट वन टाइम या तो n डिविजिबल हो रहा है या तो n+2 डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब तीनों में से कोई दो संख्या एक साथ 3 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, यही थ्योरम कर रहा है। सिर्फ एट वन टाइम या तो n या तो n+2 या तो n+4 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसा कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हमने यही देखा। अब बचता है केस नंबर 3, जब r का मान हम 2 रखेंगे। तो मैं यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूँ, व्हेन r = 2। अभी हमारा केस नंबर 3 है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो बेटा इसलिए देन r बराबर बताओ क्या होगा, 3q+2 होगा। अरे यही ना r है, n है, तो इसको रख देंगे, ठीक। अब देखो, अब हम क्या क्या निकालेंगे, n है, n बराबर है ना। अब n देखेंगे क्या है, फिर n+2 देखेंगे क्या है, और फिर देखेंगे n+4। देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या जो है ना 3 से डिविजिबल है। चलो n जो है 3q+2, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 3q, अब देखो n+2, ये तो n है ना, अब +2 जब जोड़ोगे तो 3q+4 होगा। मैं यहाँ साफ भी करने जा रहा हूँ, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3q+4 है। अब n+4 यानी 3q+2, अब बाहर +4 है। जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 3q+6। अब 3 इसमें से बस कॉमन ले लो तो आएगा q+2। तुम चेक कर सकते हो ये मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है, ठीक, सही है ना। तो यानी कॉमन आप लिखो इज डिविजिबल बाई 3 है। तो तुमने क्या देखा, केस नंबर 3 में देख रहे हो n+4 जो है 3 से डिविजिबल है। केस नंबर फर्स्ट में n जो है 3 से डिविजिबल था, केस नंबर सेकंड में n+2 3 से डिविजिबल था, और केस नंबर 3 n+4 डिविजिबल 3 है। 10 या हेंस 10 हमने ये चेक किया आउट ऑफ n, n+2, n+4। इसमें से क्या है, आउट ऑफ n, n+2, n+4, यानी 1 and only 1। कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, थोड़ा एक्सप्रेशन 10। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 and only 1, 1 and only 1 out of n, n+2, n+4 is divisible by 3। बेटा यही से करना था, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा। अब इससे रिलेटेड अब यही 2 क्वेश्चन में से एग्जाम में हर साल कोई एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ होंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ x and y are both odd positive integer then x square plus y square is even but not divisible by 4। बेटा कुछ समय को बचाने के लिए मैंने कुछ पहले से लिख दिया था। जैसे इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर x और y हैं, तो आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर यहाँ क्या मानिए, x = 2m+1 और y = 2m+3 मानिए। देखो बेटा इससे आसानी होगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ जाएगा, और कैलकुलेशन की लाइन जल्दी हो जाता है। अगर 2m+1 इसको 2n+1 मानते हो, जैसे कहीं कहीं किताबों में ना देखो कि x = 2m+1 लेगा, y = दूसरा वेरिएबल 2n+1 लेगा। ये भी एक तरीका है लाने का आंसर, ठीक है। तो सबसे आसान है कि आप इस तरह मानो 2m+1 और 2m+3। आपको पता है कि 2m+1 भी ऑड नंबर होता है और 2m+3 भी ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये माना कि लेट x = 2m+1 एंड y = 2m+3 are odd positive integer for every positive integer। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, हमको x² + y² करना है। देखते हैं क्या होगा बेटा। इसका होल स्क्वायर करो तो 2m+1 का होल स्क्वायर होगा, अभी करेंगे, और y का होल स्क्वायर 2m+3 का होल स्क्वायर। एक बार मैं और रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम x को 2m+1 मान लेते हैं और y को 2m+3 मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल लिखोगे तो तुम्हें को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो लेंदी होगा। आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 100% सही होगा। 2m+1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, तो बोलो मैं डायरेक्ट लिखना 4m² और +1 + 4m। ये होगा 4m²
और प्लस 9 और प्लस 12m। तुम चेक कर दो कैसे किया। देखो 2m का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर होगा, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, और 2 टाइम्स 2m इंटू 1 गिव्स 4m। ऐसे ही 2m का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर होगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, 2 टाइम्स 2m इंटू 3 ये देगा 12m। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा। देखो यहाँ 4m स्क्वायर है या 4m स्क्वायर है, इसको ऐड करोगे तो आएगा 8m स्क्वायर। और देखो यहाँ प्लस 4m है, यहाँ से प्लस 12m है, तो ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा 16m आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से प्लस 1 है और प्लस 9 है तो 10 आ जाएगा, बस ही आएगा। चेक कर लो। देखो हमको साबित क्या करना, प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। दो पार्ट है इसके, एक तो इवन प्रूफ करना बट नॉट डिविजिबल फोर। तो इवन नंबर कब होता है, कोई भी संख्या जब इवन नंबर तब होगा जब वो 2 से डिविजिबल होगा या मल्टीपल ऑफ 2 के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2 4 6 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, जो मल्टीपल ऑफ 2 होगा वो इवन होगा। ये बताओ, हम पहले इसको इवन प्रूफ करते हैं। ये बताइए, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आया है, हम सभी में से 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं सर, सिर्फ 2 ही पहले कॉमन लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये 4m स्क्वायर होगा प्लस बेटा ये 8m होगा और प्लस ये 5 होगा, यानी ये है 2 इंटू सम इंटीजर है या 2 इंटू इंटीजर। मैं वर्ड्स में ही लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज, बेटा इससे क्या साबित हो रहा है, अभी तक हमने ये साबित किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। आइए देखते हैं। अब तक तो हमने साबित कर ही दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू इंटीजर होगी तब 2 इंटू इंटीजर है, यानी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू इंटीजर, इट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। अब हमको ये साबित करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो एक बार मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ओरिजिनल फॉर्म वाला लिख रहा हूँ। ध्यान दो, जो पहले था 2 कॉमन लेंस पहले, इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ 8m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 8 प्लस 2, क्योंकि 10 को ब्रेक कर सकते 8 प्लस 2, और इन तीनों टर्म को मैं स्मॉल ब्रैकेट में रख रहा हूँ। बस इसमें से मैं 4 कॉमन होगा। क्यों, इससे फायदा ये होगा कि 4 जो ही कॉमन हो गया आएगा 4 टाइम्स ब्रैकेट में 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2, अब प्लस 2 तो पहले था ही। अगर बेटा ये लास्ट वाला टर्म प्लस 2 नहीं होता तो हम कह सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4, जब 4 क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस 2 आने से इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर होगा अब 4 से नहीं कटेगा। इस तरह से हमने ये साबित किया, इफ x and y both are odd positive integer, then in such condition x square plus y square is even but not divisible by 4। तो इस तरह से आप hence के बाद आप फाइनल जो है कंक्लूजन लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप, 10 या hence x square plus y square क्या है, is even number but not divisible by 4। तो आप अंतिम लाइन ये लिख सकते हो कि therefore x square plus y square is even for every positive integer m but not divisible by 4। This is our required solution। आज के वीडियो लेक्चर के अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सॉल्व करना है और आप इसको सबमिट करके मुझे दिखा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। मेरा क्वेश्चन वही है, 2 क्वेश्चन से रिलेटेड लगाया जा चुका है। क्वेश्चन ये है, सो दैट 1 and 1 आउट ऑफ n, n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16, काफी लंबा एक्सप्रेशन है, is divisible by 5 where n is any positive integer। बेटा ये सिद्ध करना है कि या तो n plus 4, n plus 8, n plus 12 और n plus 16 में कोई एक संख्या जो होगा 5 से कटेगा। तो बेटा यह इक्विडिविजन लेमा में जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो n होगा और जो b होगा वो 5 होगा, क्योंकि ये जो नंबर n है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो 5 अपोजिशन को क्यों मान लेना, यहाँ r मान लेना, रिमाइंडर r है। आप ये लेके चलोगे जहाँ r की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 2 3 और 4 तक जाएगा, 5 से एक कम। उसके बाद 4 केसेस बनेंगे, 5 केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट में जब r का मान जब 0 करोगे उस केस में n की वैल्यू 5 2 आएगा, ठीक है ना। फिर आप n चेक करोगे, n बराबर 5 2, फिर n प्लस 4 देखोगे यानी 5 2 प्लस 4, फिर n प्लस 8 देखोगे यानी 5 2 प्लस 8, फिर n प्लस 12 के लिए करोगे 5 2 प्लस 12, फिर n प्लस 16 करोगे 5 2 प्लस 16। तो तुम देखोगे इसमें सिर्फ n जो है डिविजिबल होगा 5 से। फिर केस नंबर 2 में r की वैल्यू 1 रखोगे यानी अर्थात n बराबर 5 2 प्लस 1 होगा। फिर वहां से n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12, n प्लस 16, इन सब के लिए वैल्यू को आप देखोगे कि कौन सा टर्म जो है, कौन सा n जो है 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप देखोगे कोई उसमें से पांचों में से कोई एक ही जो नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही बेटा आपको कम से कम
5 केस लेके, हाँ 5 केस लेके चलना है, तो तुम देखोगे हर केस में कोई एक ही n जो होगा 5 से डिविजल होगा, या तो वो n डिविजल होगा 5 से, या तो n+4 होगा डिविजल होगा 5 से, या तो n+3 डिविजल होगा 5 से, या तो n+12 डिविजल होगा 5 से, या तो n+16 होगा डिविजल होगा 5 से। आप लगाइएगा, नहीं आता है तो पूछिएगा, ठीक ना। आई थिंक आप लगा लोगे। जो बच्चा वीडियो बढ़िया से देख रहा है, जो समझ रहा है वो पक्का कर लेगा, तो आप करके दिखाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रिविजन करेंगे अगले चैप्टर, या तो हम रिविजन करेंगे या तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे एग्जाम के बाद, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है। आपकी जो भी राय होगा आप मुझे बता दीजिएगा कि अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या अगले चैप्टर का रिवाइज करना है कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वैसे अगर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हैव ए नाइस डे।